गुड नून स्टूडेंट्स। आज का हमारा इतिहास का ऑनलाइन वीडियो बीए पार्ट तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व इतिहास के अंतर्गत वियना समझौते के ऊपर है। आज बहुत दिनों बाद तृतीय वर्ष का वीडियो पुनः आपको कॉलेज के यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध होगा। कोरोना काल अभी भी चल रहा है। सबसे पहले आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें। अपने परिवार में, पड़ोसियों को, मोहल्ले में, गांव में, परिचितों को जहां भी आप निकलें मास्क का प्रयोग करने के लिए कहें। सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और अपने हाथ हैंड सैनिटाइजर से या साबुन से धोते रहें। अनावश्यक रूप से भीड़ भरे स्थलों और जहां ज़्यादा लोग हो वहां आप न जाएं, ताकि कोरोना से हम सब बचे रह सकें। स्वयं बचें, परिवार को बचाएं, पड़ोसियों को, गांव वालों को बचाएं, उन्हें जागरूक करें। ये हमारा नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। वियना समझौता, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस अलग अलग नाम हैं आज के हमारे टॉपिक के। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है वर्तमान में भी, और आज के 200 वर्ष पूर्व जब यह सम्मेलन वहाँ हुआ था वियना में, तब भी वो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। और उस समय जो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था वो मेटरनिख था। इसलिए मेटरनिख के साथ ये वियना समझौता या वियना कांग्रेस का नाम जुड़ा हुआ है। हम इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि देखें तो 1799 में अपने मिस्र अभियान के बाद नेपोलियन ने लूटकर फ्रांस की सत्ता पर अधिकार कर लिया था और कौंसल के रूप में उसने फ्रांस की शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1804 ईस्वी में उसने फ्रांस के सम्राट की पदवी धारण करके एक प्रकार से वंशानुगत राजतंत्र का, जिसका अंत 1789 में फ्रांस की क्रांति से हुआ था, पुनः प्रारंभ कर दिया। नेपोलियन ने 1814 ईस्वी तक अपने यूरोप में प्रभुता प्राप्त करने के सपने को साकार करने के लिए, संपूर्ण यूरोप को अपने प्रभाव में लाने के लिए कई युद्ध लड़े। ऑस्ट्रिया, प्रसा, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, रूस, पुर्तगाल, स्पेन, पोप का राज्य इत्यादि उसके आक्रामक युद्धों से एक प्रकार से पीड़ित रहे। और फिर इन पीड़ित राष्ट्रों ने नेपोलियन के आक्रमणों से परेशान होकर के उसके विरुद्ध एक गुट बनाया, जो कि मित्र राष्ट्रों का गुट कहलाता है। इस मित्र राष्ट्रों में प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस व ब्रिटेन विशेष रूप से सम्मिलित थे। इन राष्ट्रों ने मार्च 1814 में सामो नामक स्थान पर एक समझौता किया, एक संधि पत्र पर साइन किए, जिसमें यह प्रावधान था कि नेपोलियन को हराने तक सभी राष्ट्र आपस में पारस्परिक सहयोग की भावना को बनाए रखेंगे और कोई भी राष्ट्र पराजित होने के बाद भी नेपोलियन से अलग से कोई संधि नहीं करेगा। सामो की संधि के अनुसार मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने 30-31 मार्च 1814 को फ्रांस की राजधानी पेरिस पर अधिकार कर लिया। फलस्वरूप नेपोलियन को विवश होकर के फाउंटेनब्लू की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के अनुसार नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी पर अपने समस्त अधिकारों का त्याग कर दिया और एल्बा द्वीप का शासक बनाया जाना उसने स्वीकार कर लिया। उस समय फ्रांस में तेलेरा नामक एक कूटनीतिज्ञ
उबरा, जो कि नेपोलियन के शासन में विदेश मंत्री था, उसने फ्रांस में अस्थायी सरकार का गठन किया और उसके प्रयासों से लुई 18वें को फ्रांस का शासक बनाया गया। उसने 30 मई 1814 को मित्र राष्ट्रों यानी प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस व ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि की। इस संधि की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि फ्रांस की सीमाएं 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति से पूर्व के स्तर पर ले जाई जाएगी। इस पेरिस की संधि के अंतर्गत ही यह प्रावधान किया गया था कि यूरोप की पुनर्व्यवस्था एवं नेपोलियन की पराजय से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा और ये सम्मेलन 1 नवंबर 1814 को प्रारंभ हुआ। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मैटरनिक को इस वियना सम्मेलन का वियना कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तुर्की को छोड़कर यूरोप के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि इस वियना सम्मेलन में सम्मिलित हुए। फ्रांस की ओर से तेलेरा ने इसमें भाग लिया। रूस, प्रशा तथा ऑस्ट्रिया के राजा स्वयं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए, लेकिन सम्मेलन के प्रारंभ होते ही मित्र राष्ट्रों में यूरोप के राज्यों के पुनर्गठन एवं फ्रांस के जो अधिकार के अंतर्गत जो प्रदेश थे उनकी लूट के बंटवारे के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो गए और ऐसा लगा एक बार तो कि कहीं यह मित्र राष्ट्र पारस्परिक युद्धों में ना उलझ जाएं। दूसरी तरफ फ्रांस की जनता भी लुई 18वें के शासन से संतुष्ट नहीं थी। इन सब स्थितियों को नेपोलियन देख रहा था और एल्बा द्वीप में अपने 100 दिवस के शासन के उपरांत नेपोलियन पुनः पेरिस लौट आया और उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन की पुनः सत्ता प्राप्ति ने मित्र राष्ट्रों को पुनः एकजुट कर दिया और वो नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए रवाना हुए। उन्होंने 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में, वाटरलू बेल्जियम में है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है वाटरलू कहाँ स्थित है, तो वाटरलू बेल्जियम में है। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना करके दक्षिणी अटलांटिक महासागर के एक द्वीप सेंट हेलेना भेज दिया गया। एक बार स्कूल लेक्चर में सवाल आया था सेंट हेलेना कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में। और इसके पश्चात वास्तविक रूप में वियना सम्मेलन का कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। तो 1814-15 ईस्वी में ये वियना सम्मेलन हुआ, मगर वास्तविक रूप में वियना सम्मेलन के कार्य 1815 में हुए, इसलिए वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस को 1815 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इस वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन के क्या उद्देश्य थे, तो कुछ उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों ने निर्धारित किए थे। उनमें पहला था यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करना और प्राचीन राज्य व्यवस्था को पुनः स्थापित करना सम्मेलन का पहला उद्देश्य था। दूसरा, नेपोलियन की पराजय के बाद फ्रांस से जो प्रदेश छीने गए थे उन प्रदेशों को विजयी राष्ट्रों में किस प्रकार बांटा जाएगा, इसका निर्णय करना। तीसरा, फ्रांस की सीमाओं पर शक्तिशाली राज्यों का निर्माण कर देना ताकि फ्रांस पुनः शक्तिशाली नहीं हो सके और यूरोप में शांति बनी रह सके। चौथा, यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना, यानी कोई भी देश इतना शक्तिशाली नहीं हो जाए कि वो दूसरे देश के लिए एक प्रकार से घातक साबित हो, तो शक्ति संतुलन की नीति। पांचवा था नेपोलियन का साथ देने वाले राज्यों को दंडित करना, जैसे डेनमार्क ने नेपोलियन का साथ दिया था, और नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करना, जैसे कि स्वीडन ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था नेपोलियन के खिलाफ। और जो महत्वपूर्ण छठा उद्देश्य था इसका वो था नेपोलियन द्वारा पदच्युत किए गए राजवंशों या राजाओं को पुनः गद्दी पर बिठाना, सिंहासनारूढ़ करना, इस वियना सम्मेलन का उद्देश्य था। तो हमारे सामने मुख्य उद्देश्य उभर कर आता है
यदि नेपोलियन का पतन नहीं होता तो वियना सम्मेलन ही नहीं होता। नेपोलियन यदि वाटरलू के युद्ध में नहीं हारता तो वियना सम्मेलन कोई औचित्य भी नहीं था। तो वियना सम्मेलन नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप में प्राचीन राजवंशों को पुनः स्थापित करने, क्रांति के प्रभावों को नष्ट करने इत्यादि के लिए बुलाया गया था। वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधि कौन कौन थे? वैसे तो तुर्की को छोड़कर यूरोप के छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, पर मुख्य रूप से 4 प्रतिनिधि जो विजयी राष्ट्रों के थे, तो 5वां फ्रांस का प्रतिनिधि तेलेरा था। तो वियना सम्मेलन को प्रभावित करने वाला, इसके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिक था। मेटरनिक 1800 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री बनाया गया था और जब पूरा यूरोप नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति से प्रताड़ित था, तब ऑस्ट्रिया का भविष्य जो कि अंधकार की ओर या अंधकारमय हो गया था, तब मेटरनिक ने यूरोप के देशों के साथ कूटनीतिक समझौते करके, संधियां करके नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया और इस गुट ने नेपोलियन को परास्त किया। तो ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन को परास्त करने में एक प्रकार से हम कहें मेटरनिक ने अगुवाई की। इसलिए इस वियना सम्मेलन का, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना में, मेटरनिक को वियना कांग्रेस का या वियना सम्मेलन का सभापति या अध्यक्ष बनाया गया। वह एक महान कूटनीतिज्ञ था। ऑस्ट्रिया के हितों की रक्षा करना, कैसे ऑस्ट्रिया अधिक से अधिक शक्तिशाली हो, यही उसकी नीति का मुख्य आधार था। वह राष्ट्रवादी आंदोलनों, क्रांति की भावनाओं और सुधारवादी विचारों का कट्टर विरोधी आदमी था। वह यूरोप में फ्रांस की क्रांति से पूर्व की स्थिति बनाए रखने का पक्षपाती था, जिसके कारण उसे प्रतिक्रियावादी और अनुदारवादी भी कहा जाता है। इतिहासकार वेबस्टर मेटरनिक के संबंध में कहते हैं कि मेटरनिक एक चतुर कूटनीतिज्ञ तो था ही, पर मूलतः वह अवसरवादी था और वियना सम्मेलन के समस्त निर्णयों पर मेटरनिक का ही महत्वपूर्ण प्रभाव था। दूसरा जो प्रमुख प्रतिनिधि था इस सम्मेलन का, वो रूस का शासक ज़ार अलेक्जेंडर प्रथम था। वह अपने आप को विजेता का विजेता और मुक्तिदाता कहता था। विजेता यानी नेपोलियन का विजेता, नेपोलियन विजेता था और उसको जीतने वाला था वो, तो वो अपना को विजेता का विजेता और मुक्तिदाता कहलाता था। उसका उसकी जो इच्छा थी वो ये थी कि वियना सम्मेलन के जो समस्त निर्णय लिए जाए वो ईसाई धर्म पर आधारित होने चाहिए। वह उदारता तथा अनुदारता का अपूर्व मिश्रण था। पूरे यूरोप के लिए वह उदारता चाहता था, मगर रूस में कोई सुधार नहीं चाहता था। रूस में वो अनुदारता ही चाहता था। तीसरा जो प्रतिनिधि था वो हार्डेनबर्ग था, प्रशा का। हार्डेनबर्ग सैनिकवादी एवं उग्रवादी था। वह प्रशा को यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, पर कानून से सुनाई नहीं देने के कारण सहायक के रूप में वह हम्बोल्ट को अपने साथ लाया था। चौथा महत्वपूर्ण प्रतिनिधि इंग्लैंड का विदेश मंत्री केसलरे था। उसका प्रमुख उद्देश्य इंग्लैंड की सुरक्षा करना, उसकी व्यापारिक और औपनिवेशिक साम्राज्य को विस्तार देना था। और इस सम्मेलन के निर्णयों में केसलरे ने शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया कि कोई भी यूरोप का राष्ट्र इतना शक्तिशाली नहीं हो जाए कि वह भविष्य में इंग्लैंड के लिए खतरा बन सके। तेलेरा फ्रांस का प्रतिनिधि था। उसने अप्रैल 1814 में पेरिस की संधि की थी मित्र राष्ट्रों के साथ। उसकी इच्छा थी कि वियना सम्मेलन में फ्रांस की प्रतिष्ठा एक प्रकार से बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हो। वह राजतंत्र का समर्थक था। लुई 18वें को शासक बनाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भी कई प्रतिनिधि
इस सम्मेलन में उपस्थित थे छोटे छोटे राष्ट्रों के, मगर प्रमुख भूमिका इन 4 मेटरनिक, अलेक्जेंडर प्रथम, हार्डनबर्ग और कैसलरी की रही समस्त निर्णय लेने में। यह फोटो मैंने इंसर्ट किया है मेटरनिक का, जो कि ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री और वियना कांग्रेस का सभापति था। अब इस वियना सम्मेलन प्रारंभ तो हो गया, वियना कांग्रेस प्रारंभ तो हो गई, मगर इसके सामने कई समस्याएं थी, कई प्रश्न थे जिसका हल इसे इस कांग्रेस को खोजना था। पहला जो प्रश्न इसके सामने था वो था नेपोलियन के युद्धों से यूरोपीय राज्य व्यवस्था जो एक प्रकार से विनष्ट हो गई थी उसका पुनर्गठन करना। दूसरा था विजयी राष्ट्रों के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना। तीसरा, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव यूरोप में कई अन्य राष्ट्रों में नहीं फैल जाए तो क्रांति की भावना को दबाना। चौथा था पोप के राज्य को नेपोलियन द्वारा हड़प लेने के कारण ईसाई धर्म की प्रतिष्ठा तो जो गिर गई थी, तो ईसाई धर्म की या ईसाई संसार में पुनः विश्वास बहाली करना। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था यूरोप के राज्यों का पुनर्गठन, किसी को बड़ा करना, किसी को छोटा करना, अपने स्वार्थों के अनुसार किसी को दंडित करना, किसी को पुरस्कृत करना, यानी उनकी सीमाओं को पुनः छोटा बड़ा करना या पुनर्गठन करना भी इस वियना सम्मेलन के सामने उपस्थित समस्याओं में से एक थी। अब वियना सम्मेलन ने विभिन्न राष्ट्रों के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए। इसमें निर्णय लेने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसके सदस्यों में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा जैसे शक्तिशाली राष्ट्र और स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन जैसे छोटे राष्ट्र और फ्रांस को भी सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा 10 उप समितियाँ भी बनाई गई जिसके आधार पर निर्णय लिए गए थे, मगर हम पुनः बता दें कि इसमें प्रमुख निर्णय इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा के प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए थे और उसमें भी मेटरनिक का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। एक तो सम्मेलन ऑस्ट्रिया में हो रहा था जिसका कि प्रधानमंत्री था, दूसरा उसने अगुवाई की थी नेपोलियन को परास्त करने वाले देशों के गठबंधन की, तो इस कारण भी उसका काफ़ी महत्व था। तो फ्रांस के संबंध में इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि फ्रांस की सीमाओं को उसकी क्रांति से पूर्व की स्थिति में लाया जाए, यानी 1789 ईस्वी की स्थिति में फ्रांस को लाया जाए। यह एक महत्वपूर्ण डिसीजन था। इसके अलावा राइन नदी का जो पश्चिमी भाग है वो प्रसा को सौंप दे और प्रसा को स्वीडिश पोमेरेनिया, सैक्सनी के उत्तर का भाग, थोर्न, रेंजिंग और राइन नदी का पश्चिमी भाग दिया गया। प्रसा के अतिरिक्त 38 जर्मन राज्यों का एक परिसंघ बनाया गया, यानी 39 हो गए, एक प्रसा और 38 दूसरे, यानी 39 राज्यों का एक परिसंघ बनाया गया, जिसकी एक केंद्रीय राज्यसभा डाइट बनाई गई, जिस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित किया गया। इटली को पुनः कई राज्यों में विभक्त करके वहाँ प्राचीन राजवंशों की स्थापना कर दी गई। पीडमांट और जिनेवा के राज्य सार्डिनिया को देकर के उसे शक्तिशाली बनाया गया, जो उसने नेपोलियन के विरुद्ध साथ दिया था मित्र राष्ट्रों का। नॉर्वे का जो राज्य है वो स्वीडन को दे दिया गया। फिनलैंड भी स्वीडन से लेकर के रूस को दे दिया गया। इंग्लैंड को उत्तरी सागर में हेलिगोलैंड, भूमध्य सागर में माल्टा व आयोनी द्वीप, दक्षिण अफ्रीका में केप कॉलोनी तथा भारत के दक्षिण में श्रीलंका पर अधिकार उसका स्थापित हुआ, यानी उसका व्यापारिक और औपनिवेशिक जो विस्तार था वो फैला बिना किसी रुकावट के। इंग्लैंड को काफ़ी लाभ इस सम्मेलन में मिला था। रूस को फिनलैंड मिला। बसराविया तथा पोलैंड से ग्रांड डची ऑफ वारसा का अधिकांश भाग रूस को प्राप्त हुआ, उसके साम्राज्य में भी वृद्धि हुई।
और ऑस्ट्रिया को तो सबसे अधिक लाभ, क्योंकि मेटरनिक ही समझने का करता रहता था, तो प्राप्त हुआ। उसे इटली में लोम्बार्डी व वेनेशिया के प्रदेश प्राप्त हुए। रूस में उसे पूर्वी गलेशिया तथा बवेरिया में टिरोल के प्रदेश मिले। इसके अलावा जर्मन परिसंघ पर उसका अधिकार स्थापित हुआ। इटली के जो राज्य थे उसमें उसका प्रभाव स्थापित हुआ। तो इस वियना सम्मेलन के बाद ऑस्ट्रिया काफ़ी शक्तिशाली होकर के प्रकार से हम कहें निकला। स्पेन व पुर्तगाल को कोई प्रादेशिक लाभ तो नहीं हुआ, मगर उनमें प्राचीन राजवंशों को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। स्विट्जरलैंड को एक संघात्मक राज्य बना करके उसे भी एक तटस्थ राष्ट्र स्वीकार किया गया और उसकी तटस्थता की गारंटी दी गई। इस प्रकार ये विभिन्न प्रादेशिक परिवर्तन के निर्णय इस वियना सम्मेलन में लिए गए। इसके अतिरिक्त ऐसे भी कुछ डिसीजन हुए जिसका किसी को कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला, मगर जो मानवता के लिए लाभदायक थे। जैसे वियना सम्मेलन में दास प्रथा की निंदा की गई, मगर दास व्यापार को रोकने का जो अधिकार था या कानून बनाने के लिए का जो अधिकार था वो विभिन्न राज्यों पर छोड़ दिया गया। मगर ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ थी कि जहाँ दासों का व्यापार होता था, यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों ने मिलकर के इस पर रोक लगाने की बात की और इसकी निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक प्रकार से उसको मान्यता दी गई। जैसे जो नदियाँ जो थी वो जो एक से अधिक यूरोपीय राज्यों में बहती थी, उसमें सभी का अधिकार स्वीकार किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय नौकायन की बात मानी गई। अंतर्राष्ट्रीय नियम माने गए कि एक देश की सीमाओं से परे देश मिलजुल करके कार्य करेंगे। एक यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना की गई, कंसर्ट ऑफ यूरोप, ताकि भविष्य में भी पुनः कोई प्रश्न उपस्थित होने पर बातचीत के लिए यूरोपीय राज्य इकट्ठे हो सकें। ये वास्तव में ही ये तीन जो निर्णय थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे वियना सम्मेलन के। अब हम वियना सम्मेलन की समीक्षा करें कि वास्तव में वियना सम्मेलन क्या था। तो वियना सम्मेलन का जो प्रारंभ है वो कुछ आदर्शों एवं उद्देश्यों की घोषणा के साथ हुआ था, लेकिन उसके जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाए। सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्र अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे। राष्ट्रीयता के सिद्धांतों की अवहेलना की गई और जाति और धर्म के सिद्धांतों का भी ध्यान नहीं रखा गया। इसके सदस्यों ने नैतिक सिद्धांतों की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की, यानी जबरदस्ती किसी का प्रदेश किसी अन्य देश को दे दिया गया। बाद में अशांति उत्पन्न हुई, कई क्रांतियाँ हुई इसके कारण। इसके निर्णय अस्थायी और एक प्रकार से बेकार से साबित हुए। इसने यूरोप के नवनिर्माण में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिससे जनता की इच्छा की पूर्ति हो सके। इसने केवल शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर काम किया, मगर इसे स्थायी व्यवस्था कायम एक प्रकार से हम कहें नहीं हो सकी। इसने राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण तो किया, लेकिन जनमत की इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया। कुछ इतिहासकारों ने इसीलिए वियना कांग्रेस को प्रतिक्रियावादी कहा है। राष्ट्रीयता की भावना की पूर्ण रूपेण उपेक्षा करके इसने केवल बड़े राष्ट्रों के हितों की रक्षा की और छोटे राष्ट्रों के हितों का बलिदान किया, उनकी उपेक्षा की। इन सब के बावजूद ये स्वीकार करना पड़ता है कि वियना सम्मेलन में राजनीतिक संयम और दूरदर्शिता से काम लिया गया। यदि मित्र राष्ट्र चाहते तो उस समय पूरे फ्रांस को ही आपस में बांट सकते थे, मगर उन्होंने केवल 1789 ईस्वी की पूर्व स्थिति पर लाकर उसको छोड़ दिया और वहाँ के प्राचीन राजवंश को एक प्रकार से समर्थन दिया। जर्मनी और इटली के एकीकरण की दिशा में ये वियना सम्मेलन सहायक सिद्ध हुआ। एक जर्मन परिसंघ की स्थापना के से जर्मनी में एकता या एक राष्ट्र की भावना बलवती हुई। ऐसा ही इटली में बार बार ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप ने यहाँ के राज्यों को एक प्रकार से ऑस्ट्रिया के प्रभाव को मुक्त करने की प्रेरणा दी। इसने दास प्रथा और व्यापारिक स्वतंत्रता पर भी कार्य किया। ये वास्तव में मानवीय दृष्टि से किए गए महत्वपूर्ण कार्य थे। उसके अंतर्राष्ट्रीय विधि नौचालन के क्षेत्र में स्वीकार की गई और इसी वियना सम्मेलन के कारण यूरोप में 40 वर्षों तक शांति बनी रही। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर वार्ता के लिए बैठक बुलाई गई थी
इस दृष्टि से भी वियना सम्मेलन एक प्रकार से इसका महत्व जाहिर होता है। और ये सम्मेलन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि विभिन्न राष्ट्रों ने अपने बीच मतभेदों के होते हुए भी एक प्रकार से यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्य किया। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।